जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूजीसी के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा है कि यूजीसी ने पीएचडी को लेकर टोटल 5 बड़े डिसीजन लिए हैं और उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। और यदि आपका सपना पीएचडी करना है तो पीएचडी क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेट क्वालिफाई करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना। क्योंकि यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी करते हो तो मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि उसमें बहुत शानदार वाली आपको फेलोशिप मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पीएचडी को लेकर यूजीसी ने कौन कौन से 5 बड़े फैसले लिए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। पीएचडी में 6 महीने का कोर्स वर्क नियमित थीसिस पार्ट टाइम में करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में यदि कहीं से भी कोई पीएचडी के संबंध में नोटिफिकेशन रिलीज होता है ना, तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले अपडेट करता हूं, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो, वर्किंग प्रोफेशनल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का तोहफा, यूजीसी रेगुलेशन 2022 का ड्रॉप्ड पास। देखो, यूजीसी रेगुलेशन 2022 बन चुका है पीएचडी के लिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नौकरी के चलते पीएचडी नहीं कर पाने वाले पेशेवरों को बड़ी राहत दी है। अब वर्किंग प्रोफेशनल नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे। इसमें पीएचडी प्रोग्राम में 6 महीनों का कोर्स वर्क रेगुलर मोड से करना होगा, जबकि थीसिस समेत अन्य रिसर्च वर्क पार्ट टाइम मोड से कर सकेंगे। यूजीसी की काउंसलिंग बैठक में यूजीसी रेगुलेशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी 2012 की ड्रॉप का प्रस्ताव पास हो गया है। इसके अलावा यदि पीएचडी की नेट और जेआरएफ से भरी जाने वाली 60% सीटें खाली रहती हैं तो 40% सीटें विश्वविद्यालय या एनटीए की संयुक्त दाखिला परीक्षा से भरी जाने वाली हैं में जोड़ने पर भी विचार चल रहा है। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 13 जून को आयोजित यूजीसी काउंसलिंग बैठक में संशोधित यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन 2022 को मंजूरी मिल गई है। देखो भाई, यूजीसी रेगुलेशन 2022 मंजूर हो चुका है। तो ठीक है, पहली बात तो जो प्रोफेशनल कैंडिडेट हैं, जो वर्क करते हैं, वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है, जो या किसी प्राइवेट जॉब में काम करते हैं, तो वो भी पीएचडी कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है कि उनको 6 महीने का कोर्स वर्क रेगुलर करना होगा। बाकी जो थीसिस वर्क है इसमें उन्हें रेगुलर कंटिन्यू जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब देखो, आपको भी पता है कि 60-40 का रेशो कर दिया गया है। 60% सीटें हैं जो नेट और जेआरएफ के थ्रू भरी जाएंगे। पीएचडी की 100% सीटें होती हैं। 60% सीट किसके लिए होंगी? जो 60% सीट है वो किसके लिए होंगी? उन कैंडिडेटों के लिए होंगी जिनका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई है। और जो 40% सीट हैं वो एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाएंगी, और वो एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा लिया जाएगा। किसके द्वारा? एनटीए के द्वारा। वो एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा लिया जाएगा। अब देखो, आगामी शैक्षिक सत्र 2022-23 से विश्वविद्यालय CSIR, ICMR, ICAR आदि में इन्हीं नियमों के तहत पीएचडी में दाखिला होंगे। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी पीएचडी सीटों का ब्यौरा आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी होगा। इसमें पीएचडी गाइड से लेकर विषय भी दर्शाने होंगे। ठीक है, तो एक ये शानदार वाला प्रोसीजर हो गया। अब तो क्या होता था, हर यूनिवर्सिटी खुद का अलग से एग्जाम लेती थी, अलग से नोटिफिकेशन निकालती थी, बार बार फीस पे करनी पड़ती थी। कोई 5,000 फीस ले रही है, कोई 3,000 फीस ले रही है, कोई 1,500 फीस ले रही है। लूट खोस का काम चल रहा था। अब क्या होगा, अब जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं जो पीएचडी कराने का काम करती हैं, वो अपना सारा का सारा रिकॉर्ड, जैसे कितनी सीट खाली है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी है, गाइड कौन है, इन सभी का ब्यौरा उन्हें अपनी जो एक एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसके ऊपर अपलोड करना होगा। फिर एनटीए क्या लेगा? टेस्ट लेगा। ठीक है, और फिर उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो उसमें क्या होगा, पीएचडी दाखिला के लिए 70% अंक लिखित, मतलब आपका जो टेस्ट होगा भाई, 60% सीट तो किसके थ्रू भरी जाएंगी? नेट और जेआरएफ वालों के थ्रू। 40% सीट रिटन एग्जाम के बेस पर होंगी। तो उसमें क्या होगा, 70% या 70 अंक का तो आपका क्या होगा? रिटन पेपर होगा, और 30 अंक का आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इस तरीके से टोटल 100 अंक जुड़ेंगे। पीएचडी प्रोग्राम में कम से कम 12 क्रेडिट और अधिक से अधिक 16 क्रेडिट होने अनिवार्य होंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद शिक्षक 70 वर्ष की आयु तक रिसर्च क्षेत्र में शिक्षक के रूप में दोबारा
पेरेंट यूनिवर्सिटी में सेवाएं दे सकेंगे। इसमें अलग अलग वर्ग निर्धारित हैं। अब थीसिस पीर रिव्यू जर्नल में छपवा और पेटेंट करवा सकेंगे। तो आप इसको खुद पढ़ लेना, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देखी जाए 6 साल में पूरी करनी होगी पीएचडी 6 साल में पूरी करनी होगी। कोई भी संस्था 2 साल से अधिक अतिरिक्त समय नहीं देगा। वहीं महिला उम्मीदवारों और दिव्यांगजनों 40% से अधिक को 6 साल के अलावा 2 साल अतिरिक्त समय देने का प्रावधान है। जो दिव्यांग हैं और जो महिलाएं हैं वो टोटल 8 साल में पीएचडी कंप्लीट कर सकती हैं। बाकी सभी को मात्र 6 साल में पीएचडी करना होगा। ओवरऑल पीएचडी का ड्यूरेशन 4 साल का होता है, इन्हें 2 साल एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर करवा सकेंगे पीएचडी, ठीक है। नए रेगुलेशन के तहत कोई भी फुल टाइम नियमित एसोसिएट सहायक प्रोफेसर पीएचडी करवा सकेंगे। प्रोफेसर और एसोसिएट को पीएचडी करवाने के लिए कम से कम 5 रिसर्च प्रकाशित होने जरूरी होंगे, जबकि सहायक प्रोफेसर के लिए 5 साल तक टीचिंग रिसर्च अनुभव के साथ 3 रिसर्च प्रकाशित होना जरूरी रहेंगी। नए नियम में प्रोफेसर 8 से अधिक, एसोसिएट प्रोफेसर कम से कम 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर कम से कम 4 पीएचडी स्कॉलर्स रख सकता है। इसके अलावा विदेशी पीएचडी स्कॉलर्स मिलने पर 2 स्कॉलर्स सुपर न्यूमेरी सीट के तहत रखे जा सकेंगे, ठीक है। तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ये तीनों की तीनों पीएचडी करवा सकेंगे। उनसे रिलेटेड जो नियम रेगुलेशन थे जो यहाँ पर है। 2 संस्था मिलकर भी करवा सकेंगे पीएचडी। अब नए नियमों में 2 कॉलेज मिलकर अब डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवा सकते हैं। इसके लिए दोनों संस्थाओं का समझौता करना होगा। इसमें कमेटी तय करेगी कि रिसर्च एरिया और सुपरवाइजर गाइड को सुपरवाइजर 2 गाइड मिलकर कैसे पीएचडी करवाएंगे। इसमें कोई भी सुपरवाइजर तय नियमों के तहत ही पीएचडी स्कॉलर रख सकेगा। इसके अलावा दाखिला के नियम एवं मानदंड। विश्वविद्यालय में वर्तमान में जारी व्यवस्था यानी 3 साल स्नातक और 2 साल का पीजी करने वाले छात्र भी पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। उन्हें पीएचडी में दाखिला के लिए विश्वविद्यालयों या एनटीए की संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए पीजी प्रोग्राम में कम से कम 50 से 55% अंक होने अनिवार्य होंगे। दूसरी बात, 4 वर्ष या स्नातक और 1 साल का पीजी प्रोग्राम की पढ़ाई करने वाले छात्र भी पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे। उन्हें भी पीएचडी दाखिला के लिए विश्वविद्यालयों या एनटीए की संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए पीजी प्रोग्राम में कम से कम 50 से 55% अंक होने अनिवार्य होंगे। देखो अब तक क्या था, 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की पीजी होती थी। उसमें कम से कम जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों के 55% मार्क्स, ओबीसी एसटी एससी के कैंडिडेटों के 50% मार्क्स होने चाहिए थे। साथ ही साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ले रही है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। जिनका नेट नहीं है वो एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू देके फिर सिलेक्शन ले लेते थे। जिनका नेट है, जिनका जेआरएफ है, उनको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता था। अब क्या होगा, 4 साल की आपका ग्रेजुएशन हो गया, 1 साल का आपका पीजी हो गया, टोटल 5 साल हो गए। आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 साल की ग्रेजुएशन कर सकते हो, मतलब बीए बीएड बीएससी बीएड अब 7 कर सकते हैं। तो 4 साल की ग्रेजुएशन, उसके बाद आप 1 साल का पीजी कर लो, 5 साल हो गए। उसके बाद भी आप क्या दे सकते हो, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। नेट क्वालिफाई करो और साथ ही साथ बिना नेट क्वालिफाई हो तो आप बिल्कुल क्या करो, एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करो, उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करो, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल अब हैं जैसे कि जैसे हैं। विश्वविद्यालयों की कुल सीटों में 60% अंक नेट जेआरएफ क्वालिफाई छात्रों के लिए आरक्षित होंगे। जितनी सीट होंगी उनमें से 60% तो बिल्कुल फिक्स हैं कि उनमें तो नेट जेआरएफ वाले कैंडिडेट जाएंगे। बाकी जो 40% सीट हैं उन पर भी उन्हीं का अधिकार होगा, ठीक है। उन पर जरूरी नहीं है कि विदाउट नेट जेआरएफ वाले होंगे। भाई 60% सीट तो इनके लिए बिल्कुल फिक्स है। बाकी 40% सीट जनरल हैं जिनमें विदाउट नेट जेआरएफ और विदाउट सेट या फिर नेट जेआरएफ वाले कोई भी उन पर अपना अधिकार जमा सकता है। विश्वविद्यालय सिर्फ अपनी 40% सीटों पर अपनी एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा की मेरिट से दाखिला दे सकेगा। और जो 40% सीट है वो किन के लिए, विदाउट नेट वालों के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल इस सब से हमें पता चल गया, इस लाइन से हमारा एक डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी जस्ट ऊपर की लाइन में कि 60% सीट ओनली नेट जेआरएफ वाले के लिए और 40% सीट विदाउट नेट वालों के लिए भी है और नेट वालों के लिए। लेकिन इन दोनों लाइनों को हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ से हमारा डाउट क्लियर होता है कि 60% सीट तो बिल्कुल फिक्स है, किसके लिए,
नेट जेआरएफ वालों के लिए, और 40% सीट किसके लिए फिक्स है, विदाउट नेट जेआरएफ वालों के लिए। उनका एनटीए के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेस पर इनका क्या होगा, इंटरव्यू कॉल होगा और फिर इनका क्या होगा, ओवरऑल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए। साथ ही साथ यदि अब आप यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर ले तो पीएचडी में एडमिशन लेना आपके लिए ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो यदि आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, आप पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई करना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक बुक का लिंक डाल रहा हूँ। इन एग्जामों के लिए बहुत गजब की बुक है वो। ओवरऑल एक मात्र 233 पेज की, 330 पेज की एक मात्र ऐसी किताब है जिसके बेस पर आप बिल्कुल श्योर फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो और अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, और ये जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें भी बहुत गजब की परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो यदि अब की बार आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस बुक का लिंक डाल दिया, उसको आप जरूर खरीद लेना। रामबाण है वो, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि रामबाण है वो नेट जेआरएफ के लिए बुक। उस बुक को खरीदने के बाद केवीएस मदान वगैरह की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक भी किताब मत खरीदना, केवल उसको पढ़ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय प्यारे साथियों।